A very good evening and welcome back to Unacademy Judiciary. My name is Praveen Kumar and this is your weekly session, The Unreasonable Man. हर बार की तरह we will discuss the latest Supreme Court judgments with a perspective of our judiciary examinations. Start करने से पहले one very important information that at present Unacademy Judiciary is offering you a 60% discount on all the subscriptions. So this is a flat discount of 60%. If you apply my code, the faculty code, which is PKLAW, you will get the subscription in a very less price, that is 28,499. So 28,499 में आपको एक साल प्लस एक साल, दैट मीन्स 2 साल की सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगी केवल 28,500 रुपये में. अगेन इफ यू अप्लाई द फैकल्टी कोड विच इज PKLAW. और ये जो 60% का डिस्काउंट है, आई वॉन्ट टू टेल यू, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फ्रेश सब्सक्रिप्शंस, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर रिन्यूअल्स. सो जो बच्चे अपनी सब्सक्रिप्शंस को रिन्यू करना चाहते हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कराना चाहते हैं इन द लाइट ऑफ द 3 years जजमेंट, के 3 साल की जो जजमेंट है उसकी वजह से सम स्टूडेंट्स हैव बिकम इन एलिजिबल, तो आपको जो अगर अपनी टाइम पीरियड एक्सटेंड कराना है प्रिपरेशन का, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिन्यूअल्स पर भी आपको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा इफ यू अप्लाई दी फैकल्टी कोड. चलो, सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. The first judgment for this week is your Tukesh Singh versus State of Chhattisgarh. I believe there were some confusions in the last session on this judgment. So the first judgment will be your Tukesh Singh versus the State of Chhattisgarh. See, this is a very beautiful judgment, especially for your exams. Again, 2025 Supreme Court. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, अ वेरी ब्यूटीफुल थियरी फॉर द एग्जामिनेशंस. देखो, तुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी ऑफेंस के अंदर अगर कोई भी आई विटनेस है, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज. इफ देर इज एन आई विटनेस, सपोज करो ए ने बी को जान से मार दिया है एंड सी इज दी आई विटनेस. अब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं. आई विटनेस जो है हमारे एक्यूज्ड को न्यू फ्रॉम बिफोर, यानी कि पहले से ही एक्यूज्ड को जानता है. इन दिस सिचुएशन ही विल लॉज अ नेम्ड FIR. तो FIR में ही वो नाम लिखवाएगा कि फलाना 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 है, उसको मैं जानता हूं पहले से और उसने जो है यह मर्डर किया है. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द आई विटनेस नोज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम बिफोर. दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आई विटनेस एक्यूज्ड को जानता नहीं है, एंड दिस इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो रैंडम ऑफेंस हो गया है, किसी के चोरी हो गई है, किसी की चेन स्नैचिंग हो गई है, ए ने बी को रास्ते पे पीट दिया है, आपने यू आर अ चांस विटनेस, आपने जल्दी से उसको गलती से देख लिया है. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड. आप जो है एक्यूज्ड की पहचान कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐसे जानते नहीं है. यू डोंट नो हिम फ्रॉम बिफोर. सो इन दिस सिचुएशन यू डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड. तो पहले हम बात करते हैं जिस सिचुएशन में आप जो है एक्यूज्ड की आइडेंटिटी नहीं पहचानते हैं. सो इन दिस सिचुएशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस जो है शक के आधार पर कुछ लोगों को आपके सामने प्रोड्यूस करेगी बिफोर द आई विटनेस, एंड आई विटनेस हैज टू आइडेंटिफाई. अब पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स एवरीबडी नो आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, हेंस अ प्रॉपर अ फॉर्मल TIP, that is test identification parade is conducted before the magistrate. So witness को और accused से similar looking people को magistrate के सामने प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और magistrate के सामने आई विटनेस जो है accused को पहचानता है, उसकी आइडेंटिटी को पहचानता है. देखो, अब TIP जो है वो अपने आप में इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस. वाई? बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू द जज इन द ट्रायल. ड्यूरिंग द ट्रायल ये नहीं हो रहा है भाई. इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस,
ओरल एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं द स्टेटमेंट्स विच आर डिपोज्ड बिफोर द कोर्ट. नाउ दिस इज नॉट बिफोर द कोर्ट, इनफैक्ट अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुई है. सो होता क्या है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है एंड ट्रायल के अंदर ड्यूरिंग द ट्रायल इस विटनेस को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है. अब कोर्ट में देयर इज डॉक्स बने होते हैं, कटघरे जो हैं डॉक होते हैं, उसके अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं. जज साहब आपसे पूछेंगे विटनेस से कि बताओ इनमें से हु इज द एक्यूज्ड. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड अगेन. दिस इज नोन एज डॉक आइडेंटिफिकेशन. तो देखो भले ही पुलिस ने जो है मैजिस्ट्रेट के सामने आपकी टीआईपी करा ली है, बट दैट इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस. आपको सब्सटैंटिव एविडेंस जो है कोर्ट में आके ड्यूरिंग ट्रायल ऑन ओथ आपको फिर से एक्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड दैट इज योर डॉक आइडेंटिफिकेशन. अब देखो इस डॉक आइडेंटिफिकेशन में आपकी जो टीआईपी है इट कैन हेल्प एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस. तो ये कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह हेल्प करेगी कि आपने पहले भी इसी व्यक्ति की पहचान की थी, अब भी आप इसी व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं. सो योर एविडेंस विल बिकम मोर रिलायबल, इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस. तो ये सिचुएशन हो गई जब आप जो है एक्यूज्ड को पहले से नहीं जानते थे. क्योंकि आप उसको पहले से नहीं जानते थे इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे टीआईपी करवा ली गई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू नो द एक्यूज्ड फ्रॉम बिफोर. आप पहले से ही एक्यूज्ड को जानते हैं. तो जब आप पहले से ही जानते हैं, आपने नेम्ड एफआईआर करी है, एफआईआर में आपने एक्यूज्ड का नाम लिखा है, तो फिर देयर इज नो नीड फॉर एन आइडेंटिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आपको आइडेंटिफिकेशन यानी कि टीआईपी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने बाय नेम एफआईआर लिखवाई है एंड यू हैव डिस्क्लोज द आइडेंटिटी टू द पुलिस ऑलरेडी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में द विटनेस विल बी कॉल्ड डायरेक्टली एट द ट्रायल. ट्रायल पे आपको बुलाया जाएगा. ट्रायल पे नाउ यू विल गिव योर टेस्टिमनी. आप जो है डिपोज करेंगे बिफोर द कोर्ट, आप ओरल एविडेंस देंगे. अब देखो भले ही आप एक्यूज्ड को पहले से जानते थे, फिर भी आपको इन द कोर्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड. देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, हाउ विल यू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड. सो इन दो सिचुएशंस ऑल्सो जहां पर आप जो है यानी कि आई विटनेस एक्यूज्ड को पहले से जानता है, वहां पर भी आपको डॉक आइडेंटिफिकेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी. डॉक आइडेंटिफिकेशन तो आपको वहां पर भी करनी पड़ेगी जहां पर एक्यूज्ड जो है पहले से ही जानता है, यानी कि आई विटनेस जो है पहले से ही एक्यूज्ड को जानता है. अब देखो एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही ब्यूटीफुली ये भी एक्सप्लेन किया कि ये आइडेंटिफिकेशन, डॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है. सो सपोज इन द करंट एग्जांपल, सपोज देयर वर मल्टीपल आई विटनेसेस थे और देयर वर 5 एक्यूज्ड, 5 आपके एक्यूज्ड थे. सो लेट अस नेम देम A1, A2, A3, A4 एंड A5. अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई आई विटनेस कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है, he has to identify, number 1 he has to identify the accused and number 2 ऐसे नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन इज नॉट इनफ कि भैया ये है, इसने जुर्म किया है. नो, नॉट एट ऑल. आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू एट्रीब्यूट द रोल ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एन आई विटनेस और मुझे इस केस में 5 लोगों को पहचानना है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? मैं कहूंगा कि जज साहब ये जो इंसान बैठा हुआ है ही इज द A1, ये उस दिन क्राइम सीन पर लेफ्ट में खड़ा हुआ था, इसके हाथ में एक पिस्टल थी. द पर्सन A2, ये जो है इसने A2 ने और A3 ने, इन दोनों ने मिलकर के विक्टिम को पकड़ रखा था. दिस A4 वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर, ये जो है दरवाजे पर खड़ा हुआ था और ये नजर रख रहा था. एंड A5 के हाथ में देयर वॉज अ नाइफ. सो दिस इज द एट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रोल. आपको जो है हर एक्यूज्ड को एग्जैक्टली बताना है कि ये वो व्यक्ति है जो ऐसे कर रहा था, बिकॉज यू डोंट नो देम एंड इनफैक्ट इवन इफ यू नो देम, फिर भी आपको एग्जैक्ट रोल एट्रीब्यूट करना पड़ेगा.
अब देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ तो किसी भी आई विटनेस ने कोर्ट में आकर के ये गवाही नहीं दी कि हम जो है इस एक्यूज्ड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो मल्टीपल आई विटनेसेस हैं, मल्टीपल एक्यूज्ड हैं, किसी भी आई विटनेस ने किसी भी एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। हालांकि उन्होंने एफआईआर जो कराई थी तो उन्होंने बताया था कि हम इनको पहले से जानते हैं, बट देयर वॉज नो आइडेंटिफिकेशन, देयर वॉज नो आइडेंटिफिकेशन। सर वॉइस लो है काफी, सो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू अदर पीपल, या फिर अदर पीपल आर ऑल्सो फेसिंग द सिमिलर इशू ऑफ वॉइस? Now, in this case, one more thing is very interesting. अब किसी ने भी अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में तो आइडेंटिफाई किया ही नहीं एक्यूज्ड को, तो बारी आई उनके क्रॉस एग्जामिनेशन की। देखो जब उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया तो डिफेंस के एडवोकेट ने उनसे साफ साफ पूछा कि आप बताइए प्लीज, क्या ये जो व्यक्ति बैठे हैं क्या ये इनका क्या रोल था? And the eyewitnesses refused to identify. Eyewitnesses refused to identify. What does that mean? That means identify नहीं हुए accused. अब देखो for example there is a case of unlawful assembly जिसमें आरोप लगाया गया है कि पाँच छः लोग जो हैं audible but sound is 50% of normal. Okay, exact, he has told exactly it is 50%. So is it the situation with other students also? My voice is exactly 50% of normal because I have not made any changes. अब देखो क्रॉस एग्जामिनेशन, आपने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्यूज्ड को पहचानने से मना कर दिया कि ये था कि नहीं था मुझे याद नहीं है, आई डू नॉट रिमेंबर वेदर दिस वाज द पर्सन। अब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वी हैव नो ऑप्शन बट टू एक्विट द accused. So this is a case of clear acquittal. तो moral of the story क्या है? Moral of the story is चाहे आई विटनेस पहले से जानता है accused को या फिर वो पहले से नहीं जानता है, दोनों ही सिचुएशन में doc identification is very 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 important. And this year and previous year also, let me tell you, this term doc identification is in lots of judgments. अब काफी जजमेंट्स में इस टर्म को यूज करना शुरू कर दिया है, डॉक आइडेंटिफिकेशन। नाउ डॉक आइडेंटिफिकेशन मीन्स कट घरे में, सो ड्यूरिंग द ट्रायल, सो इट इज कॉन्ट्रा डिस्टिंग्विश्ड विद द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड विच इज डन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज तुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। रेलेवेंट पोर्शन दो तीन पैराग्राफ हैं सिर्फ इस जजमेंट के, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड रिटर्न, आपको पढ़ने चाहिए। यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, द डॉक आइडेंटिफिकेशन, उस सिचुएशन में क्या होगा जब आई विटनेस पहले से जानता है और जब आई विटनेस पहले से नहीं जानता है। सो ऑल दो सिचुएशंस आर आंसर्ड, in this judgment. Tukesh Singh versus State of Chhattisgarh. This is the first judgment for today. Chalo. Now let us go to the second judgment. Now second judgment is a judgment for the teachers and the students and also for every law practitioner. सर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया? ट्रायल में ही रिफ्यूज कर दिया होगा आइडेंटिफाई करने से विटनेसेस ने। देखो यू सी स्वाति, सुप्रीम कोर्ट में ये केस इसलिए गया, पहले तो देयर आर सम पॉलिसी कंसिडरेशन विच आई विल नॉट गो इनटू। हम सिर्फ अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें तो आपको समझना पड़ेगा आई विटनेस इज अ डायरेक्ट एविडेंस। आई विटनेस के अलावा देयर वर लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ऑल्सो। इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ आई विटनेस ही थे और दूसरे कोई एविडेंस नहीं थे। एंड द कोर्ट हैज टू टेक अ क्यूम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द एंटायर पिक्चर। तो ट्रायल कोर्ट को और अपीलेट कोर्ट को और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को
जो है ऐसा लगा होगा कि बाकी के जो एविडेंसेस हैं अगर हम सिर्फ उनको भी कंसीडर करते हैं तो भी जो है इस केस के अंदर द चेन इज कंप्लीट एंड द प्रूफ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट. सो इट इज नॉट लाइक दैट सिर्फ एक पॉइंट था, वो तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके सिर्फ वो वाला पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अ जजमेंट इज अ वेरी लॉन्ग जजमेंट और उसके अंदर बहुत बहुत मल्टीपल विटनेसेस होते हैं, मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं, डायरेक्ट भी और सर्कमस्टांशियल भी, राइट. सो दैट इज हाउ दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. द नेम ऑफ द सेकेंड जजमेंट इज Thangavale versus the state represented by the Inspector General of Police. This is again 2025 Supreme Court. देखो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं. इस केस के फैक्ट ये हैं, देयर इज दिस स्टूडेंट नंबर 1. स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो टीचर के पास जाता है और टीचर के पास जा करके वो कंप्लेंट करता है दूसरे बच्चे के खिलाफ. सो ही कंप्लेन्स अगेंस्ट अ स्टूडेंट नंबर 2 कि सर या फिर मैम ये जो बच्चा है इसने मेरे साथ लड़ाई करी, इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो सम कंप्लेंट वाज मेड अगेंस्ट स्टूडेंट नंबर 2. नाउ इन दिस सिचुएशन हमारा जो टीचर है वो स्टूडेंट नंबर 2 को ही गेव सम स्कोल्डिंग, उसने उनको स्टूडेंट नंबर 2 को डांट लगा दी. यू सी, अब डांट लगाना इट इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द योर एजुकेशन लाइफ, राइट. लेकिन ये डांट के बाद द स्टूडेंट नंबर 2 वेंट टू हिज रूम एंड ही कमिटेड सुसाइड. Committed suicide. Now FIR was registered against the teacher under section 306 of the IPC, that is abatement to suicide. Abatement to suicide की FIR register होती है and the matter went to the Supreme Court. Now you see Supreme Court ने कहा कि जब एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट की है तो सबसे कम द लीस्ट थिंग दैट अ टीचर डज इज कि वो डांट लगाता है. इसके अलावा मोर थिंग्स कुड हैव बीन डन. कुछ पनिशमेंट दी जा सकती थी, पेरेंट्स को बुलाया जा सकता था, कोई बॉन्ड लिखवाया जा सकता था एंड मोर थिंग्स कुड हैव बीन डन. लेकिन इस केस में टीचर ने सिर्फ स्टूडेंट को डांट लगाया है. अब केवल डांटना इट इज नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड. देखो देयर इज नो मेंस रिया. सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेज दैट देयर इज नो मेंस रिया. Abatement to suicide has been in multiple judgments this year and the previous year. You can always expect a question in your examination. सबसे पहले actus reus होना चाहिए. That means inducement, the positive act of inducement. Let me tell you what is actus reus. Actus reus जो है abatement to suicide में क्या होना चाहिए? A positive act of inducement. कि आपने उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया एंड देयर आफ्टर द सुसाइड वॉज कमिटेड. अब ये पॉजिटिव एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी एन एक्ट विच लीव्स नो ऑप्शन विद द विक्टिम एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड. कि सुसाइड करने के अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है, इस कदर आपने उसको इंड्यूसमेंट कर दिया है. नाउ दिस इज एक्टस रियस. लेकिन केवल एक्टस रियस से काम नहीं चलेगा. देयर मस्ट बी मेंस रिया ऑल्सो. मेंस रिया इज दैट यू इंटेंडेड फॉर द विक्टिम टू कमिट सुसाइड. आपकी इंटेंशन थी कि वो सुसाइड कर ले. आपने इस कदर उनको इंट्यूस कर दिया है कि आप चाहते थे कि वो सुसाइड कर ले. अब इस केस में कंप्लेंट आपके पास आई, यू आर अ टीचर सपोज, और किसी स्टूडेंट के खिलाफ आपने कंप्लेंट आई, आपने उसको डांट दिया. नाउ वेयर इज द इंटेंशन कि वो बच्चा जाकर के सुसाइड कर ले? देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस रिया. Also one very important point which was not discussed in this judgment but very important for the purpose of section 306 IPC, जो आपको पता ही होना चाहिए.
because abhi last year lots of judgments came on this point, and that is there must be a proximity. There must be a proximity in terms of time. Proximity in terms of time between the act of inducement and the act of suicide. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को आज उकसाया और उसने 3 दिन बाद जाके सुसाइड कर लिया. देयर इज नो प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम. देयर इज नो प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम. देखो, प्रोक्सिमिटी का रोल ये होता है कि अगर किसी के पास 3 दिन थे सोचने के लिए, तो जो इसका मतलब उसके पास कुछ ऑप्शंस थे. इसका मतलब दैट पर्सन कुड हैव अप्रोच्ड दी पुलिस ऑल्सो, टू द कोर्ट्स ऑल्सो, ही हैज अप्रोच टू अदर फैमिली पर्सन्स ऑल्सो. सो इस पॉइंट पे भी काफी जो है सेक्शन 30 के चार्जेस डिफीट हो जाते हैं, दैट देयर वाज नो प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम. आपने किसी को आज उकसाया है एंड ही और शी हैज कमिटेड सुसाइड आफ्टर 6 months. दिस इज नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड. सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट. सो एक्ट सीरियस होना चाहिए जिसमें आपने कुछ किया इंड्यूसमेंट, जिससे सामने वाले व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है सुसाइड करने के अलावा, एंड दैट पर्सन हैज ऑल्सो कमिटेड द सुसाइड. प्लस आपकी मेंस रिया भी होनी चाहिए कि आपके जो एक्ट था इंड्यूसमेंट का, उसके पीछे आपकी मंशा थी दैट द सामने वाला पर्सन गोज एंड कमिट सुसाइड. एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी अ प्रोक्सिमिटी इन टाइम बिटवीन द एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट एंड द एक्ट ऑफ सुसाइड. सर ये केस सुप्रीम ओके हो गया है सर. हाँ सर, कुछ दिन पहले भी एक केस में एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अबेटमेंट टू सुसाइड. यस एग्जैक्टली, ये ट्रायल कोर्ट्स को अबेटमेंट टू सुसाइड में क्लैरिटी जनरली. यस यस नितिन, यू आर राइट. सो दिस इज आवर सेकंड जजमेंट, थंगावेल वर्सेस द स्टेट. अ बिग रिलीफ फॉर द टीचर्स कि सिर्फ डांटने से, वो भी किसी और स्टूडेंट के डांटने से, अगर कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, दैट मीन्स दैट किड इज दैट स्टूडेंट इज ओवर सेंसिटिव, राइट. ही इज ओवर सेंसिटिव. इसमें उस टीचर की कोई मेंस रिया इज कंप्लीटली एब्सेंट, हेंस ही कैन नॉट बी चार्ज विद सेक्शन 306 IPC. नाउ कम्स द थर्ड जजमेंट. Third judgment is from civil law, a very interesting judgment. The name of the judgment is IEEE MSWA, Welfare Association versus Global, again IEEE Institute for Engineers. This is again 2025 Supreme Court, a very latest judgment. इस केस के मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा और आपको बताना है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था. व्हाट शुड बी द जजमेंट अकॉर्डिंग टू यू. देखो दिस इज द टाइम लाइन. नाउ हियर द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट. तो यहाँ पर प्लेंट फाइल कर दी, प्लेंट में कुछ प्रेयर्स भी डाली गई. नाउ अलोंग विद द प्लेंटिफ हैज ऑल्सो फाइल्ड अ ऑर्डर 39 Rule 1 and 2 CPC application, that is the application for temporary injunction. So temporary injunction की application भी यहाँ पर डाल दी है कि please grant me stay order, कि stay order आप दे दीजिए, temporary injunction आप दे दीजिए. Now at this point the trial court rejected the plaint. Now the rejection of plaint is done under Order 7 Rule 11 CPC. So 7/11 की एप्लीकेशन लगाई कि भैया दिस प्लेंट इज बार्ड बाय लॉ, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन और देयर इज नो कोर्ट फीस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो 7/11 के जितने भी ग्राउंड्स हैं, ऑन वन ऑफ द ग्राउंड द प्लेंट वाज रिजेक्टेड. अब देखो, प्लेंट रिजेक्ट होना, यू हैव रेड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ CPC. सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अगेंस्ट यू कैन गो इनटू अपील. इट इज अ deemed decree. So the plaintiff went into appeal. plaintiff जो है, plaintiff ने अपील फाइल कर दी, plaintiff versus defendant. Again फिर से अपील फाइल कर दी. Now this appeal is against the order of rejection of plaint. कि भैया ट्रायल कोर्ट ने जो मेरी प्लेंट रिजेक्ट की है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC में, वो रिजेक्शन गलत है. ठीक है. सो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन कि जज साहब मेरी जो प्लेंट है वो गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी गई है, वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी. 7/11 की एप्लीकेशन के अगेंस्ट मैं अपील में आ गया हूं.
Now in the appeal also, once again he has filed order 39 rule 1 and 2 CPC. That is an application for temporary injunction. अब प्लेंटिफ ने कहा कि जज साहब देखो, मैंने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी है, लेकिन ये अपील अभी डिसाइड होगी, थोड़ा समय लगेगा. सो इन द मीन टाइम आप मुझे स्टे दे दीजिए. प्लीज ग्रांट मी स्टे. प्लीज ग्रांट मी स्टे. मेरे को एक टेम्पररी इंजंक्शन दे दीजिए आप, जब तक ये अपील डिसाइड होगी. अपील इज पेंडिंग एंड अपील इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट. तो अभी अपील पेंडिंग है, अभी सूट कंटिन्यूइंग है. प्लीज ग्रांट मी स्टे. And the High Court granted stay. That the appellate court granted stay also. So appellate court has allowed this application under Order 39 Rule 1 and 2 CPC. The temporary injunction was allowed against defendant. Defendant के खिलाफ temporary injunction दे दी गई. अब defendant को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात. Defendant now went to the Supreme Court. Supreme Court में defendant ने जाकर के कहा कि भैया जो ये appellate court हैं, जो कि अपील सुन रहे थे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, वो जो है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन में स्टे दे ही नहीं सकते. वो जो है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन को अलाउ कर ही नहीं सकते, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर ही नहीं सकते. प्लीज डिसाइड. Please decide whether the first appellate court was right or wrong, whether the first appellate court can grant temporary injunction under order 39 rule 1 and 2 CPC or not. अब देखो, इसको समझने से पहले आपको नॉर्मल तरीका समझना पड़ेगा. नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, देयर इज अ सूट. उस सूट के अंदर डिक्री पास होती है और उस डिक्री के अगेंस्ट वन पार्टी गोज इन अपील. उस डिक्री के अगेंस्ट एक पार्टी जो है अपील में जाती है. नाउ द सीपीसी सेज कि अपीलेट कोर्ट के पास वो सारी पावर हैं जो कि ट्रायल कोर्ट के पास थी सूट में. दैट मीन्स टेम्पररी इंजंक्शन भी अपीलेट कोर्ट ग्रांट कर सकता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अपील इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट. अगर आप किसी भी सूट के अंदर डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं तो माना जाता है, दिस इज अ वेरी फेमस फ्रेज, दैट अपील इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट, कि सूट कॉन्टिन्यू कर गया है. तो सूट कॉन्टिन्यू कर गया है, अपीलेट कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट की सारी पावर है. तो ऐसी सिचुएशन में जो अपीलेट कोर्ट है वो भी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में टेम्पररी इंजंक्शंस दे सकता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस इज नॉट द केस हियर. यहां पर ये सिचुएशन नहीं है. दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन. इसके अंदर जो सूट है उसके अंदर कोई डिक्री तो पास हुई ही नहीं. देयर इज नो डिक्री. इंस्टेड ऑफ अ डिक्री दैट सूट वॉज रिजेक्टेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? प्लेंट ही रिजेक्ट हो गई है, प्लेंट ही खत्म हो गई है. That means there is no suit. That means there is no plaint. अब इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप जब अपील में जाते हैं तो आप ना ही तो ये कह सकते हैं कि अपीलेट कोर्ट के पास सारी पावर है ट्रायल कोर्ट वाली. क्यों? क्योंकि देखो, अपीलेट कोर्ट के सामने ट्रायल नहीं है, अपीलेट कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं है. अपीलेट कोर्ट के सामने सिर्फ एक लिमिटेड क्वेश्चन है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है वो ठीक डिसाइड हुई है कि नहीं है. दैट्स इट. यहां पर देयर विल बी नो ट्रायल, नो एविडेंस टू एप्रिशिएट एंड नो पावर्स ऑफ अ रेगुलर अपीलेट कोर्ट. यहां पे नॉर्मल अपीलेट कोर्ट वाली आपके पास पावर नहीं है. नंबर 1. एंड नंबर 2, द सूट इज नॉट कंटिन्यूइंग ऑल्सो. इस केस के अंदर, इस अपील में, जो अपील सिर्फ रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है, इस केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे दैट दिस अपील मींस द सूट इज कंटिन्यूइंग. अरे सूट को कंटिन्यू करने से पहले कोई सूट होना तो चाहिए. व्हेन द प्लेंट इटसेल्फ इज रिजेक्टेड देयर इज नो सूट. कंटिन्यू तो तब करेंगे ना जब कोई सूट हो. द प्लेंट इटसेल्फ इज रिजेक्टेड एट द वेरी बिगिनिंग. सो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा दैट ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 is a temporary injunction. It is a power of temporary injunction. Temporary injunction can be granted only during the pendency of the suit. When there is no plaint, the plaint was rejected, the plaint was no subsisting.
सुप्रीम कोर्ट सेज दैट ऑर्डर 39 1 and 2 की जो एप्लीकेशन है उसके लिए द प्लेंट मस्ट बी अ सबसिस्टिंग प्लेंट. व्हेन द प्लेंट इटसेल्फ इज रिजेक्टेड, द अपीलेट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और यहाँ पर जो है डिस्टिंग्विश कर दिया गया, नॉर्मल डिग्री के अगेंस्ट अपील में जाते हैं आप उसमें, और जब आप एक ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC में जब आप अपील में जाते हैं उसके अगेंस्ट, दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया गया है दैट दिस इज नॉट ए नॉर्मल अपील. हेयर द प्लेंट इज नॉट सबसिस्टिंग. हेयर ऑर्डर 39 1 and 2 में आप टेम्पररी इंजंक्शंस नहीं दे सकते. राइट. सो दिस इज योर IEEE MS वेलफेयर, मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस ग्लोबल IEEE इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स. दिस कैन कम इन टू योर क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑर्डर 7 रूल 11 एंड ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम. सो दिस वॉज द थर्ड जजमेंट ऑन द CPC. Now time for the fourth judgment. Now the fourth judgment is Chetan versus the state of Karnataka. Chetan versus the state of Karnataka. अब देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और इस पे जो है अभी हाल ही में काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं ऑन द सेम पॉइंट. देखो पॉइंट क्या है. द लैंडमार्क जजमेंट ऑन दी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जिसके अंदर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वॉज लेड डाउन, इज शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. शरद बिरदीचंद शारदा. अब इस केस में कहा गया था दैट इन केस the prosecution's case is based upon circumstantial evidence, then the entire chain has to be complete. आपको पूरी चेन कंप्लीट करनी है. The entire chain of circumstances must be complete, and this chain must lead only to one hypothesis, and that is the hypothesis of the guilt of the accused. Now this is a very landmark and settled principle of law. अब इसके अंदर देखो, आपको हर सर्कमस्टांस प्रूव करना पड़ेगा, हर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस प्रूव करना पड़ेगा ताकि चेन कंप्लीट हो जाए. नाउ इन दिस चेन वन वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इज मोटिव. मोटिव भी इस पूरी चेन के अंदर एक कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोसिक्यूशन को जनरली मोटिव भी प्रूव करना पड़ता है. अब ये जजमेंट और पिछले वीक आई 2-3 जजमेंट्स जो हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करती हैं दैट व्हाट इफ द मोटिव इज एब्सेंट. व्हाट इफ द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव मोटिव, और व्हाट इफ द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव अ स्ट्रॉन्ग मोटिव. एक स्ट्रॉन्ग मोटिव प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, उस सिचुएशन में क्या होगा. सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एब्सेंस ऑफ मोटिव. देखो सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी ब्यूटीफुल, दिस जजमेंट इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में कोर्ट जो है इंडिविजुअल सर्कमस्टांस को नहीं देखता है. कोर्ट जो है कंप्लीट सर्कमस्टांसेस के क्यूम्युलेटिव इफेक्ट को देखता है. व्हाट इज द cumulative effect, complete effect of the overall circumstances. Hence, Supreme Court ने कहा अगर motive absent है, the prosecution is not able to prove a strong motive, उस situation में भी it is not fatal for the prosecution. मतलब उस situation में भी सजा हो सकती है accused को. कब? If the other circumstances are clear enough. If the other circumstances are very strong, if the cumulative effect of other circumstances is only one hypothesis, and that is the hypothesis of the guilt of the accused. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसे आपको इंडिविजुअल ऐसे मोटिव को नहीं पकड़ करके देखना है कि मोटिव प्रेजेंट है कन्विक्शन, मोटिव एब्सेंट है एक्विटल. ऐसे नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे सर्कमस्टांसेस का क्यूम्युलेटिव इफेक्ट देखना है, इकट्ठा इफेक्ट देखना है.
अगर सारे के सारे सर्कमस्टांसिस इकट्ठे होकर के केवल एक ही स्टोरी, एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो ये है कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है, तो अगर मोटिव नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको यहां पर कन्विक्शन हो सकती है। सो अगर ट्रू और फॉल्स में हमारे को आंसर करना हो दैट द एब्सेंस ऑफ मोटिव इज ऑलवेज फेटल फॉर प्रोसिक्यूशन, द आंसर विल बी नो। एब्सेंस ऑफ मोटिव के बावजूद भी केसेस में अगर बाकी के सर्कमस्टांशियल एविडेंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ, उस केस के अंदर भी आपको कन्विक्शन यहां पर मिल सकती है। दिस इज चेतन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगेन दिस इज नॉट अ न्यू लॉ पॉइंट, बट येस देयर हैव बीन मल्टीपल जजमेंट्स दिस ईयर ऑन दिस सिंगल पॉइंट। मोटिव के ही ऊपर इसी साल काफी जजमेंट्स आपको देखने को मिली हैं। सो देखो, माई लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर कोई लॉ पॉइंट बार बार आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जामिनर्स भी जो है ऐसी ही चीजों से हिंट्स ले करके आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। सो दिस वॉज योर फोर्थ जजमेंट, चेतन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ फिफ्थ जजमेंट फॉर टुडे। फिफ्थ जजमेंट इज अग्निराज वर्सेज स्टेट। अग्निराज वर्सेज स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस के ऊपर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कहता है दैट एवरीबडी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। हर एक इंसान एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। नाउ दिस जजमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ माइनर चाइल्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, तो हम सिर्फ वही बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इवन अ माइनर इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस। एक माइनर भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, लेकिन देयर इज वन टेस्ट। एक टेस्ट है, किसी भी इंसान को कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के लिए एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। व्हाट इज दैट टेस्ट? दैट टेस्ट इज नंबर 1, दैट विटनेस मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आपको सवाल समझ में आने चाहिए। एंड नंबर 2, दैट विटनेस मस्ट बी एबल टू फॉर्म अ रेशनल आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो आपको पहली बात तो जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं कोर्ट में वो समझने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2, आपको उन क्वेश्चंस का एक रेशनल, एक लॉजिकल आंसर देने की भी आपके अंदर मेंटल फैकल्टी होनी चाहिए। नाउ सपोज देयर इज अ माइनर, एक माइनर है 12, 13, 15 साल का। नाउ ही इज able to fully understand the question also, and he is able to answer them rationally also, then he is a competent witness. There is no doubt about it. लेकिन there is this test. Now this test is mandatory. This test is mandatory. अब इस टेस्ट को कैसे लेते हैं, यह परीक्षा कैसे ली जाती है? So now suppose there is a minor who comes to the court as a witness. एक माइनर है, कोर्ट के अंदर एक विटनेस बन करके आता है। अब जज साहब को सबसे पहले यह परीक्षा लेनी है। जज साहब को सबसे पहले यह परीक्षा लेनी है कि बच्चा कोर्ट में विटनेस बन करके आया है, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं है, क्या वह गवाही देने के लिए सक्षम है कि नहीं है। तो उसको इस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। अब यह परीक्षा कैसे ली जाती है? देखो, परीक्षा ऐसे ली जाती है कि जज साहब की यह ड्यूटी है कि कुछ प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस पूछे जाएं। बेटे, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? आपको पता है आप कहाँ पर हैं? आपको पता है आज तारीख क्या है? आपको पता है कि झूठ बोलना पाप है? आपको पता है कि सच बोलना चाहिए? तो इस टाइप के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं बच्चे से, जस्ट टू असर्टेन 2 थिंग्स। केवल 2 चीजें आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि वह बच्चा सवाल समझने के लिए सक्षम है कि नहीं है, और क्या वह बच्चा रेशनली, लॉजिकली आंसर्स देने में सक्षम है कि नहीं है। अगर अब जज साहब को लगता है कि हाँ, दिस इज अ विटनेस हु इज कॉम्पिटेंट, ये बच्चा है लेकिन कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए, अब आप उसकी गवाही को रिकॉर्ड कर लीजिए जो भी उसने गवाही दी है। बट दिस टेस्ट हैज टू बी कंडक्टेड एंड मैजिस्ट्रेट को लगना चाहिए कि यस, ये बच्चा जो है ही इज कॉम्पिटेंट विटनेस।
नाउ ये सारी बैकग्राउंड स्टोरी सेक्शन 124 बीएसए की समझने के बाद नाउ लेट्स कम टू दी फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस. इस केस के अंदर वन वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस वाज अ 10 years old चाइल्ड विटनेस. एक 10 साल की बच्ची थी. शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस. नाउ शी केम टू द कोर्ट और उन्होंने कोर्ट में आकर के गवाही दी. टेस्टिमनी वॉज गिवन. ट्रायल कोर्ट हैज रिलाइड अपॉन दिस टेस्टिमनी. इस टेस्टिमनी पे भरोसा किया एंड द एक्यूज्ड वॉज कन्विक्टेड. मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने देखा पॉइंट नंबर 1 कि भाई अगर एक 10 साल का चाइल्ड विटनेस है तो क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है. अब कैसे पता चलेगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है. उससे पहले प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, लेकिन जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं दे वर मिसिंग. Preliminary questions and answers were missing. That means trial court has never put the questions to the child to come to the conclusion that whether the child is a competent witness or not. अब ट्रायल कोर्ट इस कंक्लूजन में तो आ गया कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन इस कंक्लूजन पर आने से पहले वो प्रिलिमिनरी सवाल जवाब जो उसको करने चाहिए थे यह जानने के लिए कि बच्चा सवालों को समझने में सक्षम है कि नहीं है, बच्चा उन सवालों के जवाब देने में सक्षम है कि नहीं है, वो सवाल कभी भी उससे पूछे ही नहीं गए. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो क्योंकि यह प्रिलिमिनरी टेस्ट मिसिंग है, दैट मीन्स वैसे चाइल्ड विटनेस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, लेकिन यहां पर कॉम्पिटेंसी पर क्वेश्चन आ गया है. कॉम्पिटेंसी पर क्वेश्चन आ गया है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर टू इज अब देखते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी गवाही रिलायबल है कि नहीं है. अब रिलायबल गवाही आपको कैसे देखनी है. देखो चाइल्ड विटनेस के साथ इशू क्या होता है दैट चिल्ड्रन आर नॉन करप्ट पीपल. नॉन करप्ट पीपल मतलब वो जो है अभी इस समाज को समझ नहीं पाए हैं, उनको सच झूठ बोलना नहीं आता है, एंड दे आर वेरी ससेप्टिबल, दे आर वेरी गलिबल फॉर ट्यूटरिंग. उनको पाठ पढ़ाना बहुत आसान है. एक बच्चे को आप बता दो वो अंकल गंदे हैं तो वो बच्चा यही बोलेगा कि वो अंकल गंदे हैं, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट अ चाइल्ड इज ससेप्टिबल टू ट्यूटरिंग. उसको पढ़ाया जा सकता है, इसीलिए उसकी गवाही कम रिलायबल होती है. नाउ इन द प्रेजेंट केस इस चाइल्ड विटनेस से ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपकी मम्मी ने आपको बताया है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था. एंड दिस चाइल्ड विटनेस सेज यस, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत डिटेल में समझाया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था. नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट. आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे को ट्यूटरिंग नहीं की गई है. एक तो आपने कॉम्पिटेंसी को अच्छे से टेस्ट नहीं किया है, ऊपर से ट्यूटरिंग की भी पॉसिबिलिटी है. सो नाउ द चाइल्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट रिलाइड अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मल्टीपल टाइम्स. बार बार पूछा गया है. चाइल्ड विटनेस तो एक साल छोड़ करके एक साल लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछ ही लेते हैं. Whether a child is a competent witness, the answer is yes. But there is a test. It has to be done. What if the test is not conducted? What are the possibilities of tutoring and the consequences and the reliability of child witness? It is a very good judgment. Agni-Raj versus state. Agni-Raj versus state. So Supreme Court ने कहा कि नहीं, we cannot rely upon the testimony of this child witness. Why? Number 1, competency को ascertain नहीं किया गया. एंड नंबर 2, यहाँ पर ट्यूटरिंग की पूरी संभावना है, बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन में बच्चे ने खुद कहा है कि हाँ मेरी माता ने मेरे को डिटेल में सारी घटना बताई है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स यह हो सकता है कि वो ट्यूटरिंग भी कर दी गई हो एंड अ चाइल्ड इज ससेप्टिबल टू ट्यूटरिंग. सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नो, दिस टेस्टिमनी इज नॉट रिलायबल. सो दिस इज योर जजमेंट नंबर 5, अग्निराज वर्सेस स्टेट. The sixth judgment for today is S. This is a छोटा सा प्रीलिम्स का जजमेंट, बिल्कुल छोटी सी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाने वाली क्वेश्चन जजमेंट है. एस राजा सीकरन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया.
देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा दैट द राइट टू अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड disabled friendly footpaths is a fundamental right under article 21, that is the right to life. देखो आजकल डिसेबल्ड फ्रेंडली राइट्स को बहुत रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. सो जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं दे हैव इक्वल राइट्स एज एनी अदर इंडिविजुअल. तो डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको फुटपाथ कंस्ट्रक्ट करने हैं कि उन फुटपाथ पर ना केवल एक एबल बॉडीड पर्सन कैन यूज दोज फुटपाथ बट ऑल्सो अ डिसेबल्ड पर्सन कैन यूज दोज फुटपाथ. सो इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. अब देखो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है because in previous session also I have given you multiple judgments where the scope of article 21 is ever expanding. It is not limited. I am 100% sure कि अगर आप आर्टिकल 21 के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में लिखने लगोगे 5-7 पेजेस तो आराम से बढ़ जाएंगे. 5-7 पेजेस तो आराम से भर जाएंगे and this is not stopping here. It is ever expanded which is very good for personal freedom and liberties. Now this is one of the latest right which has been recognized by the Honorable Supreme Court. So you have to do one thing. आप आर्टिकल 21 के अंदर जितनी भी नई जजमेंट्स आ रही हैं जहाँ पर भी नए फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है यू मेक अ लिस्ट कि 2025 में ये जजमेंट्स हैं जिसमें आर्टिकल 21 के ये नए फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं. राइट. सो देयर इज नो हार्म इन मेकिंग अ लिस्ट. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन every day they can come in the prelims question paper. prelims में पूछ लेंगे right to unobstructed and disabled friendly footpaths जो है fundamental right के अंदर ये कौन सी जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया है, यह कौन सी जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया है. चलिए एम आई ऑडिबल टू यू. आई मीन आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? So nevertheless this was the 6th judgment for today. आज के लिए this was the 6th judgment. Now coming to the 7th judgment. The 7th judgment is Kushal Kumar Agarwal versus the Directorate of Enforcement ED. देखिए okay, so I'll check Charlizard. I'll check next time. I'll check कुशाल कुमार अग्रवाल वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. देखो पहला पॉइंट जो आपको समझना है ईडी हैज द जुरिस्डिक्शन ओवर PMLA ऑफेंसेस. द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं उन ऑफेंसेस की जुरिस्डिक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास है. दैट मीन्स ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के अंदर आकर के एक कंप्लेंट फाइल करती है. और क्योंकि ईडी कोर्ट में आकर के कंप्लेंट फाइल करती है तो दिस प्रोसीडिंग इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जो प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने चलाई जाती हैं दे आर गवर्न्ड बाय द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स. उनको जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स? कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर इफ यू हैव रेड सीआरपीसी तो सबको पता है सेक्शन 200 से लेकर के 204 सीआरपीसी तक, सेक्शन 200, 201, 203 तक
200 से लेकर के 203 सीआरपीसी तक द प्रोसीजर इज रिटन फॉर कंप्लेंट प्रोसीडिंग, जिसके अंदर पहले कंप्लेनेंट आता है, वो कंप्लेंट फाइल करता है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है उस कंप्लेंट पर। उसके बाद कंप्लेनेंट एविडेंस होते हैं, दे आर नोन एज प्री समनिंग एविडेंस। सो प्री समनिंग एविडेंस, कंप्लेनेंट एविडेंस जो है, कंप्लेनेंट अपने विटनेसेस और सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लेकर के आता है। उसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो ही विल सेंड समन्स टू द एक्यूज्ड। अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है तो ही विल नॉट सेंड समन्स टू द एक्यूज्ड। ही विल नॉट सेंड समन्स टू द एक्यूज्ड। अब देखो, ये जो प्री समनिंग एविडेंस होते हैं, जो कंप्लेनेंट एविडेंस होते हैं अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, यहां पर होते हैं आपके प्री समनिंग एविडेंस पीएसई, और यू कैन कॉल देम कंप्लेनेंट एविडेंस सीई। इस स्टेज पर accused has no role to play, so the accused has no locus standi. Why? Because the court has still not summoned the accused. अभी तो accused को समन ही नहीं किया है, अभी आपका रोल ही नहीं है। यह भी हो सकता है कि accused को पता ही ना हो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। This is highly possible. So this is as per CRPC, but this is now very important for your examination. Why? Now because the BNSS has come to picture, and in BNSS आपकी जो complaint proceeding है, section 200 के जो corresponding provision है, that is section 223 subsection 1 of the BNSS. पहले देखो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता था, पोस्ट कॉग्निजेंस कंप्लेनेंट एविडेंस या प्री समनिंग एविडेंस होते थे, उसके बाद समन्स होते थे, उसके बाद एक्यूज्ड पिक्चर में आता था। एक्यूज्ड को जब तक समन्स नहीं जाएंगे उससे पहले एक्यूज्ड हैज नो रोल टू प्ले। नाउ दिस प्रोविजन इज कंप्लीटली चेंज्ड नाउ, और क्योंकि इस प्रोविजन में चेंज आ गया है, दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 of the BNSS says that even before taking cognizance लेने से पहले an opportunity of hearing must be given to the accused. आप accused को एक opportunity दोगे। So you will call the accused, आप accused को बुलाओगे और उसको कहोगे कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट फाइल हो रही है, क्यों ना मैं इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लूं। सो ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एट दिस स्टेज ऑल्सो। देखो, पहले तो जब तक उसको समन्स नहीं मिलते थे उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाएगी। इनफैक्ट अगर वो खुद से भी चल करके कोर्ट में आ जाएगा तो भी उसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं एडवांस करने दिए जाएंगे। वाई? बिकॉज ही हैज नो लोकस स्टैंडाई, अभी तक उसका कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं है। बट बीएनएसएस में हमने इस प्रोविजन को चेंज कर दिया है। सो सी बच्चे, सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि सर बीएनएसएस और बीएनएस अब नए कानून आ गए हैं तो हम इनको कैसे अप्रोच करें, कैसे नहीं अप्रोच करें। नंबर 1, आपको एक लिस्ट बनानी है of those sections where only the section number is different. That's it. All the ingredients, all the procedure, everything is same, only the section number is changed. वहां से इतने क्वेश्चंस आने की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन you have to make a second list also. The provisions where substantial changes have been made. वो कौन से प्रोसीजर्स हैं बीएनएसएस में, या वो कौन से ऑफेंसेस हैं बीएनएस में जो कि चेंज कर दिए गए। आई मीन दैट देयर इज अ चेंज इन द प्रोविजन अदर देन द चेंज इन द सेक्शन नंबर। वहां से आपको क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है, बिकॉज दैट हैज बीन चेंज्ड नाउ। तो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस पता होना चाहिए कि अच्छा सीआरपीसी में ये था, बीएनएसएस में अब यह चेंज्ड और न्यू पोजिशन है, एंड दैट इज हाउ योर जॉब विल बिकम वेरी ईजी। आपको कंपैरेटिवली याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सो पहले समन्स के बाद जो है लोकस स्टैंडाई होता था एक्यूज्ड का, समन्स के बाद ही केवल उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब क्या है, कॉग्निजेंस लेने से पहले, इवन बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, एन अपॉर्चुनिटी मस्ट, एंड दिस इज मैंडेटरी, अदरवाइज एक्यूज्ड कैन ऑलवेज चैलेंज द ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस। ही कैन ऑलवेज चैलेंज द ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस, which happened in the present case also, and it was allowed. So this is your Kushal Kumar Agarwal versus ED. पहला पॉइंट,
ईडी की जो प्रोसीडिंग्स हैं यानी कि पीएमएलए ऑफेंसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स. एंड नंबर 2, नाउ बिकॉज ऑफ द बीएनएसएस कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज्ड को जो है आपने एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उससे भी एक उसकी बातों को भी एक बार सुनना पड़ेगा. सो दिस इज द 7th जजमेंट फॉर टुडे, कुशाल कुमार अग्रवाल वर्सेस द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट. Some minor and important changes in yes Nitin. Chalo, now coming to the 8th and last judgment for today. बहुत छोटा सा एक लो पॉइंट पर जजमेंट है. दिस इज अमोल भगवान नेहुल वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Again 2025 Supreme Court. The facts of this case are, इस केस के फैक्ट देखो किसी प्रकार से हैं. There is a married woman, एक शादीशुदा महिला है. She has filed a case of rape against a man. एक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने रेप की कंप्लेंट फाइल की है. एंड उसके अंदर उन्होंने रेप के चार्जेस में उन्होंने लिखवाया है दैट नंबर 1, आई एम मैरिड, मैं ऑलरेडी शादीशुदा एक महिला हूं. नंबर 2, दिस मैन हैज मेड अ प्रॉमिस टू मैरी मी. दिस मैन हैज मेड अ प्रॉमिस टू मैरी मी. इसने मेरे साथ शादी का एक प्रॉमिस किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस एंड only on the basis of this promise we had a physical relationship. And now that he has refused, अब इसने मना कर दिया शादी करने से, that means वो जो promise था, वो जो मेरी consent ली गई थी, it was taken by misrepresentation. Hence this is rape. Matter went to the Supreme Court. Now this is on a very limited point. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस प्रॉमिस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. देखो, प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस है, इट मस्ट, अगर वो बाइंडिंग होना चाहिए तो इट मस्ट बी अ लीगल प्रॉमिस, इट मस्ट बी एनफोर्सिएबल प्रॉमिस. सो लाइक एनी अदर प्रॉमिस टू मैरी इज ऑल्सो एनफोर्सिएबल. लेकिन इस केस के अंदर द विमेन इज ऑलरेडी मैरिड, और क्योंकि महिला जो है वो पहले से ही शादीशुदा है, तो पहली बात तो इस बात पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल है. सुप्रीम कोर्ट सेज, पहली बात तो इस बात पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल है कि आपने किसी प्रॉमिस टू मैरी पर रिलाई करके फिजिकल रिलेशनशिप में आप एंटर हुए होंगे. लेकिन एक बार के लिए मान भी लेते हैं, तो नाउ कम टू दिस प्रॉमिस इन इटसेल्फ बिकम इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल. और क्योंकि ये जो एक इलीगल प्रॉमिस था, यह एक अनएनफोर्सिएबल प्रॉमिस था, क्योंकि मैरिड वीमेन कैनॉट मैरी अगेन. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, वीमेन कैनॉट मैरी विद 2 persons at the same time. So since the promise itself was illegal, promise itself was unenforceable, तो how can you rely upon an illegal promise? कोई भी व्यक्ति किसी भी इलीगल प्रॉमिस पर कैसे रिलाई कर सकता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी अनएनफोर्सिएबल प्रॉमिस पर कैसे रिलाई कर सकता है? सो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नो चार्ज ऑफ रेप इज मेड आउट इन दिस केस. अब देखो, इसको अगर हम सिविल लॉ यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है, सपोज करो ए और बी दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. देयर इज अ प्रॉमिस एंड देयर इज एन एग्रीमेंट. इस अग्रीमेंट के तहत ए ने बी को 1 करोड़ रुपए दिए और बी ने ए को वादा किया कि मैं आपको जज की नौकरी दिलवा दूंगा. नाउ दिस प्रॉमिस इटसेल्फ इज इलीगल. अब ए ने जानबूझ करके, अब ए को पता है दैट दिस प्रॉमिस इज इलीगल, अब वो इलीगल प्रॉमिस किसी के साथ कर रहा है. द कोर्ट्स विल नॉट एनफोर्स दिस प्रॉमिस. आप कोर्ट में जाओगे, जज साहब 1 करोड़ रुपए भी ले लिए मेरे से और मुझे जो है जज की नौकरी भी नहीं दिलाई गई.
जज साहब कहेंगे अपने घर चले जाओ इससे पहले कि हम आपके खिलाफ FIR करा दें, बिकॉज यू आर डूइंग इलीगल अग्रीमेंट्स। आप इलीगल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और कोर्ट से चाहते हैं कोर्ट उन इलीगल एग्रीमेंट्स को ऑनर करे। इट इज नॉट डन। नाउ बिल्कुल सिमिलरली दिस मैरिड वीमेन हैज डन एन इलीगल प्रॉमिस विद द मैन, बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज मैरिड, शी कैन नॉट अगेन रीमैरी। तो एक इलीगल, एक अनएनफोर्सिबल प्रॉमिस आपने किया ही कैसे किसी के साथ भी, पहली बात। और दूसरी बात, आप अब यह बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आपने उस प्रॉमिस पर रिलाई भी किया होगा। सो इन दिस केस द चार्ज ऑफ रेप इज नॉट मेड आउट। दिस इज द लास्ट जजमेंट फॉर टुडे। Amol Bhagwan Nehul versus the state of Maharashtra. Again, before going, I want to remind you that maximum discount is going on across all the subscriptions of Unacademy Judiciary. आपको अगर अपनी जुडिशरी की तैयारी करनी है, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो you can go for renewals also. All that you have to do is you have to apply the faculty code. My code is PKLAW and you will get maximum discount for subscriptions and for renewals also. So that's it for today. I'll go through the comment section. Nitin has today some issues with the voice. I will check कि इसमें आज voice ठीक थी कि नहीं थी. And other than that, there is no doubt in the comment section. So thank you so much and see you next week. Tata, bye bye, take care. Thank you Swati. Thank you.